बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय फौज की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने हाजी पीर और बेदोरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। बेदोरी सेक्टर में 13 साला बच्ची शहीद हो गई, वालिदा जख्मी। फायरिंग से 12 साला लड़का भी जख्मी हुआ है। पाक फौज ने भारतीय फौज को फौरी और मौसर जवाब दिया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है और DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फौज ने हाजी पीर बेदोरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से बेदोरी सेक्टर के मेंसर गांव की 13 साला लड़की इकरा शब्बीर शहीद हो गई, जबकि बच्ची की वालिदा और 12 साला भाई शदीद जख्मी हुए हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण खत्म हो गया। चांद ने कराची में सूरज को 3 घंटे 20 मिनट और लाहौर में 3 घंटे 22 मिनट तक छुपाए रखा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सूरज ग्रहण खत्म हो गया। कराची में सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर हुआ था और इख्तिताम 12:46 पर हुआ, जबकि इसकी शिद्दत 91.59% रही। सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू हुआ था। ग्रहण ने सूरज को 3 घंटे 22 मिनट तक 91% छुपाए रखा। माहिरीन का सूरज ग्रहण के हवाले से कहना था कि बराह रास्त देखने से आंखें मुतासिर हो सकती हैं। साल का तवील तरीन दिन 21 जून और साथ ही पहला सूरज ग्रहण भी था। दुनिया भर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बासानी देखा गया। रिंग ऑफ फायर देखने के लिए शहरी भी बेताब दिखाई दिए। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया था कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त या एक्स्ट्रा फिल्म के जरिए देखना आंखों को मुतासिर कर सकता है। उन्होंने घरों से गैर जरूरी बाहर निकलने, गाड़ियों और इमारतों के शीशों को देखने से भी मना किया था, क्योंकि सूरज की शुआएं शीशों से मुनक्किस होकर आंखों को मुतासिर कर सकती हैं। तिब्बी माहिरीन ने हिदायत दी थी कि सूरज ग्रहण को देखने के लिए मखसूस हिफाजती चश्मे के जरिए देखा जाए। कैमरे के लिए भी खुसूसी तौर पर तैयार करदा फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए। सूरज ग्रहण के बायस मुल्क के बेशतर मसाजिद में नमाज कसोफ अदा की गई। कोरोना वबा से निजात, मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। लाहौर में सूरज ग्रहण के दौरान जामे मस्जिद मंसूरा, जामे मस्जिद पंजाब यूनिवर्सिटी समेत शहर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज कसोफ अदा की गई। इस मौके पर गुनाहों की मगफिरत और तौबा के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। लाहौर समेत लाहौर में सूरज ग्रहण के दौरान जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा की जामे मस्जिद में शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल मालिक ने नमाज कसोफ पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, हाफिज मोहम्मद इदरीस और हाफिज साजिद समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज के बाद गुनाहों की मगफिरत और तौबा के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि चांद और सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चांद ग्रहण के मौके पर नमाज कसोफ अदा की थी। सूरज ग्रहण के मौके पर अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने इस मौके पर तलकीन की कि जब तक सूरज ग्रहण रहता है घरों में कलाम पाक की तिलावत की जाए। फवाद चौधरी कहते हैं इस साल 2 सूरज और 4 चांद ग्रहण लगेंगे। दूसरा सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। जब इंसान का इल्म बहुत महदूद था तो तोहम परस्ती भी उरूज पर थी। अब साइंस ने तोहमात की हकीकत अयां कर दी है। वजीर साइंस फवाद चौधरी का कहना था कि इस साल का दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। माजी में जो शय पसंद आती थी उसे खुशकिस्मती और जिस चीज से खौफ आता था उसे अजाब से जोड़ दिया जाता था। फवाद चौधरी का कहना है कि ग्रहण भी ऐसा ही एक अमल था। अब साइंस ने तोहमात की कलई खोल दी है। ग्रहण से जुड़ी तोहम परस्ती की कहानियां भी आखिरी सांसें ले रही हैं। और अब बात करते हैं कोरोना पेंडेमिक की। तो SOPs की खिलाफ वर्जियां गले पड़ गई हैं। मजीद 119 अमवात हो गई हैं। तादाद 3501, मरीज 1,74,000 से बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के सबब 119 अमवात रिपोर्ट हुई।
جس کے بعد اموات کا مجموعی جو نمبر ہے وہ 3,501 ہو گیا ہے۔ ملک بھر سے کرونا وائرس کے مزید 4,551 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,76,617 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ 67,892 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا کے اب تک 65,739 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 67,353، خیبر پختونخوا میں 21,444، بلوچستان میں 9,328، اسلام آباد میں 10,662، آزاد کشمیر میں 813 اور گلگت بلتستان میں 1,278 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 1,407 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 1,048، خیبر پختونخوا میں 808، اسلام آباد میں 98، گلگت بلتستان میں 21، بلوچستان میں 100 اور آزاد کشمیر میں 19 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 31,681 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 10,42,787 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,66,000، 47,38,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد 89,15,000 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 47,38,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ 54,501 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,21,900 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 23,30,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ برازیل میں امریکہ کے بعد 10 لاکھ سے زائد کرونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا ہے، جہاں کرونا سے اموات کی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ کیسز کی تعداد 10,70,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ روس میں کرونا سے اموات کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,76,000 سے بڑھ گئی۔ بھارت میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 13,200 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 4,11,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 42,500 سے بڑھ گئی ہے۔ آپ کو براہ راست کراچی لے چلیں گے۔ پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں روزانہ لاشیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہداء قبرستان میں ہمارے آنے کے بعد تالے پڑ گئے۔ اب ہمارے آنے کے بعد کوئی لاپتہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس نے بڑی کوششوں کے بعد آج جی ایس سندھ محاذ والوں کے ساتھ سندھو دیش کا پہلے وہ بابائے مہاجر قوم تھا، اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گیا ہے۔ اس لوفر کو، اس لوفر باز کو، اس نوسر باز کو ہر صورت میں لوگوں کا خون چاہیے، اور خون اس لیے چاہیے کہ انڈیا اس کے پیسے دیتا ہے اس کو، یہ اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ ایسے سامنے بیٹھ کر اس نے ہمیں بات بتائی ہے کہ میں انڈیا سے ایسے لے رہا ہوں۔ بڑے بڑے ترم خان آج بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، سب کے نام میں بتا چکا ہوں، کون کون ان میٹنگوں میں شامل تھا۔ ہم نے چھوڑ دی، ہم نے الطاف حسین کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ فائدہ مصطفیٰ اور انیس کو تھا۔ دنیاوی طور پر ہم سے بڑی پوسٹوں پہ کوئی نہیں تھا۔ ہم نے اپنے عہدوں کی قربانی دی، ہم نے دنیا کو لات مار کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے، ورنہ الطاف حسین کے سب سے بڑے بینیفیشری انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال تھے۔ نے لات مار دی اس کو 2013 میں، دنیا کے لیے نہیں، سیدھے رستے کے لیے، ٹھیک رستے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مرنے کے خوف، مرنے کے بعد ہونے والے حساب کے خوف سے دنیا مانے نہ مانے میرا رب جانتا کو۔ اور ہم نے اپنے قول اور فعل میں کوئی یو ٹرن نہیں لیا، کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے۔ 2016 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 2020 تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے ہماری باتوں میں، اور ایک ایک بات ہماری صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں غدار بولا گیا، ہمیں مہاجروں کا غدار بولا گیا۔ ہاں،
اگر مصطفیٰ کمال غدار ہے تو اے غدار کہنے والوں، جب مصطفیٰ کمال ایم پی اے تھا، وزیر تھا، سینیٹر تھا، میئر تھا اور غدار بھی نہیں تھا، انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر تھا، غدار نہیں تھا، پی ایس پی والے غدار نہیں تھے، تو اس شہر میں 22 نوجوان روزانہ مرتے تھے، شہداء قبرستان میں لاش جاتی تھی۔ آج مصطفیٰ کمال نہ ایم پی ہے، نہ وزیر ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ میئر ہے اور غدار بھی ہے، لیکن ایک ماں کا بیٹا اس شہر میں نہیں مر رہا، ایک ماں اپنے بیٹے کو ضائع نہیں کر رہی، ایک بھی لاش اس شہر میں نہیں گر رہی۔ تو ہاں، مصطفیٰ کمال ایسی 100 غداریاں کرے گا جس پہ کسی ماں کے بیٹے کو بچایا جا سکے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان وفاداروں پہ جو کہ آج اس الطاف حسین کے چہرے کو بے نقاب ہونے کے باوجود بھی اپنے 2 ٹکے کے لیے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اس کو بابائے مہاجر کہتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں، بڑے بڑے لیڈران ہوں یا وہ گلی والا کارکن ہو، ان پر اللہ کی مار ہے اور پڑے گی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، گھومتی چلی جائے۔ سوچا مارنے والوں نے کہ الطاف حسین 10 سالوں کے بعد اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، وہ بھی اب یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ پاکستانی اداروں نے اس کے خلاف یہ کر لیا، اب یہ لندن نے لا کر، یو کے نے لا کر ثبوت فراہم کیے۔ اگلی بات، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اب مہاجر نوجوان ہتھیار نہیں اٹھا رہے اس کے کہنے پہ، تو اب جو ان کے آقا ہیں، الطاف حسین کے آقا ہیں، جن سے یہ سیاسی پناہ مانگتے ہیں، نریندر مودی مجھے سیاسی پناہ دے دو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انڈیا آ جاؤں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مرنے والے بھارتی فوجی شہید ہیں، الطاف حسین ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں، جو الطاف حسین یہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد جو شہید کی جا رہی ہے، صحیح شہید کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا حق نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہی الطاف حسین اپنے انہی انڈین آقاؤں کے کہنے پر انہوں نے جی ایس این محاذ والوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بنا کر اب سندھو دیش کے بانی بن گئے، وہ جی ایم سید کو ہٹا کر اب جو ہے شفیع برفت کے ساتھ اب وہ سندھو دیش کے کو پارٹنر بن گئے، اب وہ بانی سندھو دیش ہو گئے، وہ اب وہ بابا سندھو دیش ہو گئے۔ اور اسی نیکسس کے تحت پچھلے دنوں 19 تاریخ کو اور اس سے پہلے بھی اور اس 19 تاریخ اور بعد بھی پچھلے 3-4 دنوں میں رینجرز کے اوپر 4 حملے ہوئے ہیں، پہلا گلستان جوہر میں، پھر اس کے بعد ایک ہی دن میں گھوٹکی میں، لاڑکانہ میں اور لیاقت آباد میں، اور ان حملوں میں 2 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے اور 2 عام شہری شہید ہوئے اور متعدد لوگ زخمی ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ میں سارے پاکستان کے لوگوں کو اور ملک چلانے والوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنو اور سمجھو اس کو۔ مصطفیٰ کمال یہ کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں، اور وہ یہ کہ الطاف حسین ملیٹنٹلی دوبارہ زندہ ہو رہا ہے یا زندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ زندہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہ زندہ ہونے میں 3 عوامل ہے، 3 وہ فیکٹر ہیں الطاف حسین کو دوبارہ ملیٹنٹلی زندہ کر رہے ہیں، اور وہ جی ایس این محاذ والوں کے ساتھ مل کر یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اٹیمپٹ اس نے کیے رینجرز کے نوجوانوں پہ کو شہید کر کے۔ اور وہ 3 عوامل کیا ہیں؟ نمبر 1، الطاف حسین صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، مٹ گئے تھے، لیکن کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے 22 اگست 2016 کو اسی الطاف حسین کے ختم ہو رہے تھے، اس کی باقیات کو ایم کیو ایم پاکستان کا نام دے کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک فیکٹر، اس ایم کیو ایم پاکستان کے بینر میں سارے الطاف حسین کے ایول تھاٹ کے لوگ جمع ہو گئے، الطاف حسین کا پرچم بچ گیا، ایم کیو ایم پاکستان کا بھی وہی پرچم، الطاف حسین کا بھی وہی پرچم، الطاف حسین کا نشان بچ گیا، پتنگ ان کا بھی نشان، پتنگ ان کا بھی نشان، الطاف حسین کے سارے نعرے بچ گئے، ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں سارے وہی نعرے، ان کے بھی سارے وہی نعرے، اور صرف ایک چیز
कब फर्क आया कि डायरेक्ट एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अल्ताफ हुसैन की तकरीर बंद हो गई। वो तकरीर वो डायरेक्ट कर रहा है, वो तकरीर वो डायरेक्ट कर रहा है। और एक भी रहनुमा, आज 4 साल हो गए, किसी ने आज तक खुलकर अल्ताफ हुसैन के बारे में 2 लफ्ज नहीं बोले। ये एमक्यूएम पाकिस्तान वाले, मैं इसी इंतजार में था 3 दिनों से कि अब तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान वाले कहेंगे इमरान फारूक को मरवा दिया इस आदमी ने, हम इसको कॉन्डेम करते हैं, ये रॉ का एजेंट है। चलो ये नहीं कहो कि मुस्तफा कमाल सही कहता था, चलो नहीं कहो कि हम माफी मांगते हैं, लेकिन इस वाली बात को तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि पीछे से भाई को ये कहते हैं कि भाई हमने आपकी पार्टी बचा ली है, देखो हम इस मुल्क के इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को इतना मजबूर कर देंगे कि एक वक्त आएगा कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब वो आपसे बात कर लेंगे, हमने आपका झंडा बचा लिया, हमने आपका नजरिया बचा लिया, हमने आपके लड़के बचा लिए, हमने आपके टारगेट किलर बचा लिए, हमने आपकी सारी बातें बचा ली, ये भाई हम हीरो हैं आपके, हम हीरो हैं। देखो हमने कोई पब्लिकली आपके खिलाफ बात नहीं की, देखो भाई ये मुस्तफा कमाल और ये पीएसपी वाले गद्दार है भाई आपके, भाई आप इनको माफ नहीं करना, हम तो हीरो हैं भाई आपके। भाई एक तकरीर करेंगे, इन सबको हीरो करार दे देंगे। और ये सब लोग इस गुमान में है कि अल्ताफ हुसैन को दोबारा ये वापस लेंगे। तो एक फैक्टर, तो सारा ये जो भी ये जो सांसें मिली हैं, ये एमक्यूएम पाकिस्तान बनाने से मिली है कि आज अल्ताफ हुसैन फिर खून पीने लगा। दूसरा फैक्टर कि इस शहर में 2018 में जो इलेक्शन हुए, इस शहर को पीटीआई की गोदों में डाल दिया गया, इसको, इस शहर को पीटीआई की गोदों में डाल दिया गया। पीटीआई की मौजूदगी, उनकी नाअहली, उनका शहर में पेनिट्रेट नहीं करना, उनका उस खाली जगह को पूर्ण नहीं करना अल्ताफ हुसैन को सूट करता है, अल्ताफ हुसैन को सूट करता है। उसने अल्ताफ हुसैन को और जिला बख्शी। पीटीआई का इस शहर पे किसी भी तरीके से काबिज हो जाना, गैर जमहूरी तरीके से इस पे काबिज हो जाना, जिसने भी ये काम किया, उससे अल्ताफ हुसैन को जिंदा होने में मदद मिली। उससे अल्ताफ हुसैन, जब इस शहर के लोगों ने देखा कि एक जाली तरीके से जिन लोगों के नाम उनके हल्के वाले नहीं जानते, उनके एमएनए एमपीएस के नाम, उनके पास 14 सीटें हैं एमएनए की, 25 सीटें एमपीएस की, उनके इलाके के लोग उनके नाम नहीं जानते, जो सो गए थे इलेक्शन वाले दिन जाके, और सारा इलेक्शन रोक कर ये सुबह रिजल्ट आया 3 दिनों के बाद। हमारे 3 रिजल्ट चले हैं, 9:16 25 जुलाई 2018, 9:16, तीनों हलकों में हम लीड ले रहे थे, फिर रिजल्ट गायब हो गया। ये अरशद वोरा मेरे साथ यहां बैठे हुए, इनकी सीट पर 8,222 वोट मिले, सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशनों पे, जब तक रिजल्ट आ रहा था। की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कराची में जारी थी। उनका कहना था कि जिन लोगों ने इमरान फारूक को कत्ल किया, उनके खानदान भी तबाह हो गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, जामिया बनोरिया के मोहतमिम और मशहूर आलिम दिन मुफ्ती मोहम्मद नईम इंतकाल कर गए। मुफ्ती नईम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में ही इंतकाल कर गए। मुफ्ती नईम दिल के आरज़े में मुब्तला थे। आज बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह, मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। मुफ्ती नईम मुल्क के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स में शुमार किए जाते थे। वो साइट एरिया में वाक़ जामिया बनोरिया के मोहतमिम थे। उन्होंने कई अहम मामलात में रियासत के हक में फतवे भी जारी किए। उन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा की फरोख्त को गैर कानूनी, गैर शरई करार देते हुए फतवा भी जारी किया था। मुफ्ती नईम कई रोज से अलील थे। मुफ्ती नईम की मैयत जामिया बनोरिया मुंतकिल कर दी गई है। उनकी नमाज जनाजा इतवार को नमाज असर के बाद अदा की जाएगा।
सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान और पख्तून बरादरी की जानिब से मुश्तरका ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। ताहम बेरोजगार अफराद को राशन पहुंचाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। ऑनलाइन मुनक्किद होने वाले इजलास में मजलिस पाकिस्तान के ओहदेदारों ने बताया कि अब तक 6,500 अफराद को राशन मुहैया किया जा चुका है। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि बेरोजगार अफराद को रोजगार मुहैया करवाने में उनकी मदद की जा सके। इस तरह से लोगों के मसाइल भी हल होंगे और जिन मुश्किलात का वो शिकार हैं वो मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नून लीग ने पाकिस्तान की हस्ती बस्ती मईशत को ग्रहण ज़दा कर दिया है। ऑपोजिशन का बजट पर वावेला समझ से बालातर है। लीगी कायदीन को अपने अदवार के बजट में लगाए गए टैक्सेस पर भी नजर डालनी चाहिए। ऑपोजिशन का बजट पर वावेला समझ से बालातर है। लीगी कायदीन को अपने अदवार के बजट में लगाए गए टैक्सेस पर भी नजर डालनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि 2015 और 16 में लीगी हुकूमत ने 2 दर्जन से ज्यादा सर्विसेज टैक्सेस लगाए। 2017 और 18 में नून लीग ने सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह में 84% इजाफा किया। उन्होंने कहा, नून लीग ने अपने अदवार में कम आमदन वाले तबके पर ज्यादा टैक्स लगाया, जबकि बुजदार हुकूमत ने 20 से ज्यादा सर्विसेज पर टैक्स में छूट दी है, लेकिन शायद ये सारे टैक्सेस को भूल चुके हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी कहती हैं, हुकूमती तर्जुमानों का टोला ढिठाई के साथ नाअहली का दिफा कर रहा है। बजट से कबल महंगाई की गई, नालायक हुक्मरान ने तरक्की की शरह 68 साल तारीख में पहली बार मनफी की है। उन्होंने कहा कि बजट से कबल IMF के कहने पर 200% महंगाई की गई। नालायक हुक्मरान ने तरक्की की शरह 68 साल तारीख में पहली बार मनफी कर दी। उज़्मा बुखारी का कहना था कि खुशामदी पहले नवाज और शहबाज के पीछे छुप रहे थे, अब कोरोना को आड़ बना लिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 बजट में सरमायादार तबके पर टैक्स लगाए। अब आपको अफसोसनाक खबर देते हैं, शरकपुर में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्ची जाम बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक शरकपुर के नवाही गांव गाजीपुर से था। आपको बताएं, शेखुपुरा रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बायस मोटरसाइकिल पर सवार 9 साला बच्ची समेत 3 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जाम बहक होने वालों की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वाले अफराद में मियां बीवी और उनकी एक बेटी शामिल हैं, जो शरकपुर के नवाही गांव और गाजीपुर के रिहायशी थे, जिनकी शनाख्त असमत अली, सानिया असमत और उनकी बेटी 9 साला सोनिया के नाम से हुई है। पतोगी से आपको खबर देते हैं, वारदातें करने वाले गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मुतादिद वारदातों में मुलव्वस वक्कास उर्फ वक्कासी गैंग के सरगना समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। अहम खबर आपको दी जा रही है पत्तोकी से, जहां पर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। वारदातें करने वाले गैंग के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस वक्कास और वक्कासी गैंग के सरगना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जावेद चौधरी। शाहिद जावेद, बताइएगा, अहम गिरफ्तारी अमल में आई है, किन किन वारदातों में मुलव्वस हैं ये? जी बिल्कुल सुमेरा, DSP पत्तोकी आसफ जूलिया की हदायत पर थाना सिटी पत्तोकी के SHO नसरुल्लाह भट्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वारदातों में मुलव्वस वकास और वकासी डकैत गैंग के सरगना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 पिस्टल और दीगर सामान बरामद कर लिया। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस डकैत गैंग ने अपने साथ को भी नहीं बख्शा। मेगा रोड पर अपने इस साथ से गन पॉइंट पर 125 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए नगद असले के जोर पर लेकर फरार हो गए थे। इसके अलावा ये गैंग दीगर वारदातों में भी मुलव्वस है। थाना सिटी ने इनको गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। जी ठीक है शाहिद जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 67वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर में पैदा हुई। बरतानिया और अमरीका में आला तालीम हासिल की। अभी तालीम मुकम्मल ही की थी कि उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। वालिद को फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंदी और जिला वतनी की सऊबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो अपने नाम की तरह एक बेनज़ीर रहनुमा, बेमिसाल शख्सियत की मालिक, बावकार माँ और एक बहादुर बेटी थीं। दुख्तर मशरिक को कम उम्री में ही सियासत के मैदान में कदम रखना पड़ा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर को जिला वतन कर दिया गया। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं तो लाहौर में लाखों लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वालिद की अजमत को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए वर्ल्ड्स फादर डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बाप की अहमियत और फजीलत को उजागर करना है। इस दिन बच्चे भी अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्हें तोहफे तोहफ़ देते हैं और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की ख्वाहिश करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का आगाज 1981 में फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस से हुआ। चंद ही साल में ये दिन एशियाई ममालिक समेत पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। इंसान ने अबलाग या मुख्तलिफ कैफियत के इजहार के लिए कब मौसीकी को जरिया बनाया, ताहम हजारों साल पुराने आसार कदीमा से आलात मौसीकी का बरामद होना। मौसीकी के ज्यादातर आलात पत्थरों से बनाए जाते थे। इस बात का सबूत है कि मौसीकी की तारीख नस्ल इंसानी जितनी ही पुरानी है। बर्रे सगीर में मौसीकी की रिवायत बहुत पुरानी है। इस फन ने मुगलिया दौर से बहुत पहले अरूज हासिल किया था। अमीर खुसरो के बाद तानसीन, बिजू बावरा, के.एल. सहगल और मुख्तार बेगम से माजी करीब तक सैकड़ों क्लासिक गायक इस फन के अमीन बने। क्लासिकी मौसीकी की खूबसूरत जहतों में ठुमरी, दादरा, कॉफी और ख्याल गायकी शामिल है, जिनके सामीन की तादाद तो वक्त के साथ साथ कम होती गई, ताहम उससे इन जहतों की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क़याम पाकिस्तान के बाद मौसीकी के शोबे में नुसरत फतेह अली खान, नूर जहां, मेहदी हसन, फरीदा खानम, इकबाल बानो, खुर्शीद बेगम ने लाजवाल गीत तख्लीक किए और गाए। चले री गोरी थम थम के प्यार भरे दो शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। फोक मौसीकी में आलम लोहार, शौकत अली, नजीर बेगम, अताउल्ला खान, ईसा खेलवी, सुरैया मुल्तानेकर, रेशमा पठाने खान, आबिदा परवीन, साईं अख्तर, आरिफ लोहार और दीगर ने इस फन को बामे अरूज तक पहुंचाया। हुजूर मेरे कोलों मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। यार नाल ना सही हुस्न वेख लिया कर, बीमारा भी शफा मिल जाती है। सजना
इश्क भी तुम मेरा, यार भी तुम मेरा, इश्क भी तुम मेरा, यार भी तुम। तेरे इश्क नचाया करके तैयार नहीं था मैं मर गया। ओ सदा मापे नहीं रहने ओए दुख जिदड़ी दे सहने ओए गल सुन छलिया ओ कावा मावा ठंडियां छावां। म्यूजिक टीचर अब्दुल रऊफ, सज्जाद ताफू, सिंगर ईमान फातिमा, बाबर अंजुम, मुमताज ताफू समेत दीगर का कहना था कि मौसीकी इंसानियत के दर्द का दूसरा नाम है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सज्जाद ताफू। आज हम म्यूजिक वर्ल्ड डे के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 1982 में फ्रांस में ये प्रमोट हुआ और उन्होंने मिल के म्यूजिक वर्ल्ड डे का नाम दिया, ताकि ये अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा तोहफा है जो ऊपर से उतरा मौसीकी। वो मिल के सब ने, फ्रेंच लोग, स्पेनिश लोग, इटालियन लोग, जितने यूरोप के लोग थे, मिल के इन्होंने ये नाम रखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। आज म्यूज़िक का आलमी दिन है। इस दिन के हवाले से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि म्यूज़िक जो है सुर और ताल का मजमूआ है, और सुर जो है वो मेरे अपने ख्याल में इंसानियत के दर्द का दूसरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान फातिमा। आज म्यूज़िक का आलमी दिन है और जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं वो हमेशा यंग रहते हैं। मौसीकी का दरख्शां सितारा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान हैं, जिनकी खूबसूरत आवाज और गायकी दुनिया भर में मकबूल है और आज भी उनके चाहने वाले दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं। गुलाम फरीद साबरी, अजीज मियाँ, राहत फतेह अली खान, आसिफ संतो और शेर मियाँ दाद समेत कई दूसरे कव्वालों ने भी अपनी गायकी से दुनिया भर में अपने मदाह पैदा किए। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मनाने की कोशिशें नाकाम हो गईं। परवेज खटक, असद उमर की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। अख्तर मेंगल कहते हैं हुकूमत में जाना मेरे बस में नहीं, पार्टी फैसला करेगी। हुकूमत का दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। परवेज खटक का कहना है कि बीएनपी के तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से विफाकी वज़रा की मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। हुकूमती वज़रा, वज़ीर दिफा परवेज खटक और विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने अख्तर मेंगल की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में परवेज खटक और असद उमर ने सरदार अख्तर मेंगल से फैसला वापस लेने की दरख्वास्त की, ताहम उन्होंने फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया और यूं मुलाकात बेनतीजा रही। मुलाकात के बाद वजीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि बीएनपी के तहफ्फुज़ात को जल्द ही दूर किया जाएगा और आइंदा भी सरदार अख्तर मेंगल के साथ नशिस्तें होंगी। असद उमर ने कहा कि पीटीआई यकीन रखती है हर हिस्से को तरक्की और हुकूक न मिले तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। बीएनपी के सरबराह का कहना था कि वजीर आजम ने अब तक कोई बराह रास्त राबिता नहीं किया, पार्टी के फैसले के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हमने अपने तहफ्फुज़ात हुकूमती वफ्द के सामने रख दिए हैं। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में हुक्म इम्तिना खारिज कर दिया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मुख्तसर फैसले में शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार समेत कोई भी फरीक हो, उसका फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होना चाहिए। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का नैब को केस भेजना दुरुस्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त थी। कीमत का तयन करना हमारा नहीं, एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। विफाकी वज़रा फैसले पर बयानबाजी नहीं करेंगे। फैसले में चीनी कमीशन पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर को तफवीज़ करदा इख्तियारात गैर कानूनी करार दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में मजीद कहा गया कि विफाकी काबीना का शहजाद अकबर को अपने इख्तियारात तफवीज़ करना खिलाफ कानून है।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि चीनी कमीशन रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीनी कमीशन की रिपोर्ट के फैसले पर रद्द अमल में शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि अदालत ने शुगर मिल रिपोर्ट पर हुक्म इम्तनाई खारिज कर दिया है। कप्तान डट कर खड़ा है और इंशाअल्लाह इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है क्योंकि कुर्सी पर इमरान खान बैठा है, कोई अवाम के मफाद का सौदागर या सौदेबाज नहीं है। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। देखते रहिए टीवी टुडे। क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे